राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और प्रताप फौजदार जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो आवाज आई विनोद पाल। फिर प्रताप फौजदार जी ने नाम लिया प्रताप फौजदार, तो कुएं में से आवाज आई प्रताप फौजदार। फिर हमने नरेश यादव जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गई, इतना बड़ा व्यक्ति तो इनका तो नाम आना चाहिए कुएं में से। तो बगल में एक बाबा थे, तो मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने नरेश यादव जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, प्रताप फौजदार का जवाब हो सकता है, नरेश यादव जी का कोई जवाब नहीं है, जवाब व्यक्ति। तो नरेश जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा तो मैंने बोल दिया भाई साहब। मेरे तो जो 2-3 हजार बनते हो यहीं जेब में यहीं पे रखवा देना। चैनल के पास चेक हमारा। तो आइए, और विकास जी बैठे हैं टिहरी स्टील से के संरक्षक हैं। हाँ। उन सबके उनकी पॉकेट में है लिफाफे आपके। विकास सिंगल जी कौन से भाई साहब? हम तो लिफाफे वाले पे ध्यान देंगे। नरेश जी का नाम कट करो भाई। विकास जी कहाँ पे है? विकास सिंगल जी को देखो। हाँ बस ठीक है। आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ सर, सुन लेंगे? तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। बस यहां से मैं आप सबसे जुड़ना चाहता हूं कि सुनिएगा कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बढ़िया है। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह छूते हैं। आदरणीय आदरणीय प्रताप फौजदार जी कहते हैं, मैम आदरणीय प्रताप फौजदार जी कहते हैं विनोद असली कविता वो होती है जहां पे तुम पढ़ते पढ़ते एक जगह पे रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां अगर श्रोताओं के मुंह से निकले वो कविता का जादू है। मैं सच में वो जादू आपके बीच में देखना चाहता हूं। मैं एक कविता पढ़ूंगा, आगे की पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी, हो सकता है इन छोटे बच्चों के मुंह से भी निकल जाए। सुनिएगा कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। आप गलती नहीं हो सकते यार, आप गलती नहीं हो सकते। बढ़िया। पर मैं दिल्ली से हूं भाई साहब, मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां पढ़ सकता हूं कि एक जगह पे मैं रुक जाऊंगा, आगे की पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने उसे छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्ति, वो 3 पंक्तियां मेरी, और चौथी पंक्ति अगर आप समझ जाओ तो आगे से लेके पीछे तक और यहां से लेके यहां तक एक बार तालियों का महोत्सव कर दीजिएगा। लड़की ने पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। क्या बात है भाई साहब, आप यकीन मानोगे मेरे को जिंदगी भर यकीन नहीं हुआ कि केजरीवाल जी का हाथ शराब में हो सकता है। बाबूजी यकीन मानना, भाई आपके बगल में जो बैठा उसके सर की कसम, और उसके बगल में जो बैठे हैं जैन साहब उनकी तो खा ही नहीं सकता। मेरे को सच में यकीन नहीं था कि केजरीवाल का नाम शराब के केस में आ सकता है। इसका कोई लेना देना भी है, इसका हाथ भी होगा उस केस में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनको तो खांसी थी जो किसी भी मोहल्ला के क्लिनिक के डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सोचा हाथ हो ना हो गला तो जरूर था। बढ़िया विनोद भाई। तो ये परिस्थितियां होती हैं कि कुंभ जाते हुए एक महिला हमें रोती हुई नजर आई। हमने एक अच्छे नागरिक की ड्यूटी निभाई। हमने उनसे पूछा कि आपका ऐसा क्या खो गया है जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली भैया जो सांस पिछले कुंभ में खो गई थी ना। तो महिलाओं का दर्द देख ले विनोद भाई, बहुत दर्द है इनमें।
वो केदारनाथ की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी भूएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये भूएं ऐसी नहीं है, भूएं इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मेरे 1000 मंचों का तजुर्बा है, जब भी ये चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूं, कम से कम 4 नई नवीली बहुएं आके पूछती हैं, भैया कौन से फॉरेन ट्रैवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी, कहीं ना मेरी वाली तो आई ना। आप अपने भाई आप देखो भाई साहब, आप मैं आपसे कोई झूठी वाली बात बोलूंगा, श्रीकांत भाई को आप जानते हो? ये पहले ऐसे कवि हैं भाई साहब, जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर ले इनका खाना हजम ही नहीं होता। भाई साहब 4 दिन से यही है। हाँ कौन कह रहे हैं? आप तो कुएं में थे ना, आप कैसे निकल के बाहर? आप कुएं में रहो, अभी अगला पंच निकलने वाला है। ठीक है भाई साहब। श्रीकांत जी का सबसे बड़ी मतलब वैसे जब तक ये रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर ले इनका खाना हजम नहीं होता। और जैसे ही पहला कार्यक्रम खत्म होता है, ये आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ, भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब पत्नी करवा चौथ पे इनकी पूजा कर रही थी, अब भाभी जी ने थाली यहां तक घुमाई है, अगले के मुंह से निकल गया यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। नरेश जी अगले 15 दिनों तक मैं और प्रताप फौजदार जी हॉस्पिटल में केले और दूध लेके गए इनके लिए। और प्रताप फौजदार जी के बारे में क्या बताऊं, ये खुद एक ऐसा व्यक्तित्व भाई साहब। इतना बोल गया तो संतरे भी लाया था। हाँ मुझे लगता है कल भी जाना पड़ेगा। हाँ पेमेंट मिल जाएगी, आप चिंता ना करो बस। भाई साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जिनका चेहरा हंसता हुआ देख रहा हूं, पैसे देंगे। आइए प्रताप फौजदार जी के बारे में बता दो भाई साहब। ये व्यक्ति अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जब ये 12वीं क्लास पास हुए ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियों की कॉलेज की छुट्टी होती थी प्रताप फौजदार जी बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके क्षेत्र में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, आगरा में रहते ही, अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो प्रताप जी उस लड़के को बहुत मारते हैं, और फिर उस लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा। इनको भी इस लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा। अब घर वालों ने शादी करवा दी, सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अब तालियां तो इस बात पे बजा देना, शादी के 35 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। मैं तो भाई साहब जहां पे जिस प्रकाश होटल पे हमारे को ठहरा रखा था, मैं उसके बाहर खड़ा था, मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। इतने में एक व्यक्ति की पत्नी वहां पे मर गई होगी, वो उसकी अर्थी लेके जा रहा था, उसने रोना शुरू करा। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। तो मेरे बगल में जो सुंदर सी लड़की थी उसने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपने रोने में नंबर फिट करने की कोशिश करी। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 981174 0094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। हल्दर जी बता रहे थे तीसरा नेत्र वो मुक्तक पढ़ा। हल्दर जी ने तीसरा नेत्र मेरे से ये पूछ रहा था कुशल, ये जो बीच में ये कुशल बैठा हुआ है, कुशल कह रहा भैया ये तीसरा नेत्र खुलना क्या होता है, ये परलय कैसे आती है। मैं कहा ठीक है तू अपनी पत्नी को आज शाम को फोन लगाइयो, 6 बजे फोन मिला के बोलियो हेलो डार्लिंग, आज शाम को खाना खाने कहीं बाहर जाएंगे। फोन काट दियो, फिर आधे घंटे बाद फिर फोन मिलाइयो, कह रहा हाँ सुनो डार्लिंग अपनी पिंक वाली साड़ी जरूर पहनना, उसमें बॉम्ब लगती है। और फिर 7 बजे अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। और अब हिम्मत
मत तो रात के 10 बजे जाके सिर्फ इतना पूछ लियो कि खाने में क्या बनाया। तो अब जो खुलेगा वो तीसरा नेत्र होगा, और अब जो तेरे घर में आएगी वो परले होगी। पिछले दिनों में वेस्ट बंगाल में चला गया भाई साहब, मेरे पैर में चोट लग गई, मैं वहां के छोटे से नर्सिंग होम में चला गया, मैं ओपीडी में पट्टी बंधवाने वाला ही था कि तभी बगल के आईसीयू से डॉक्टर की आवाज आई कि हे काली मां, मेरी ओर से ये पहली बलि स्वीकार करो। भाई साहब मेरे से नहीं लगवाएगी फिर पट्टी, मैं दिल्ली तक आ गया, मैंने वहां पर पट्टी नहीं करवाई, इनका कुछ नहीं पता। मैंने एक जानवरों के डॉक्टर से पूछा, प्रताप जी सुनना, मैंने एक जानवरों के डॉक्टर से पूछा, मैं कहा भाई साहब आप आजकल कौन जानवरों का डॉक्टर बन रहा है यार, सब एमडी कर रहे हैं, कोई मेडिसिन में कर रहा है, कोई सर्जरी में कर रहा है, आप जानवरों के डॉक्टर क्यों बने? कह रहे यार विनोद भाई एक चीज की सुविधा हो जाती है। मैं कहा किस चीज की? कह रहा पेशेंट से ये नहीं बोलना पड़ता कि पजामा नीचे कर इंजेक्शन लगाना। तो ये हालात है। अच्छा अब आपको मैं बतला दूं, देखो जैन साहब सुन रहे हैं, हर लड़के की टोन दिन में अलग होती है लड़कों को पुकारने की, और रात में मोबाइल फोन पे कुछ और आवाज हो जाती है। दिन में लड़के प्रदीप इधर आ, गुड्डू इधर आ, और नरेश जी रात के 10 बजे हेलो। भाई जैन साहब आप क्यों हंस गए इस बात पे? हाँ अब लड़की को तो से वाकिफ है, अब लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पर बैठा। लड़की हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है? लड़की कह रही खाना खा रही हूं, अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या खा रही है? कह रही तू ये तू जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक क्लेम इन अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस, इट इज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, and the LAL will be 50%, it will be remain 50%, then you don't take claim, you can transfer your NC for all vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy। लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। हालात है ना महिलाओं के संग। सबसे बड़ी दिक्कत पता है भाई साहब क्या होती है? महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है नरेश जी? महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत, जब ये सास बनती है बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। इस बात पे तो नरेश यादव जी की पत्नी ने ताली बजाती भाई साहब। तो ये हो रहा है कि एक विपक्ष का नेता मरकर पहुंचा यमलोक, तो यमराज जी उसे देख के रह गए शौक। विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक, तो यमराज जी उसे देख के रह गए शौक। यमराज जी बोले आइए नेताजी आइए, आप तो सीधा स्वर्ग में जाइए। तो एक नेता जो कि नर्क की ओर कर रहा था प्रस्थान, रुककर पूछने लगा उसे स्वर्ग मुझे नर्क जबकि पाप एक समान, उसे स्वर्ग मुझे नर्क जबकि पाप एक समान। अरे हम दोनों ने मिलके मोदी जी की हर नीतियों का खंडन किया है। अरे मोदी जी को हराने के लिए हमने मिलके कई बार महागठबंधन किया है। यमराज जी बोले मैं जानता हूं नेताजी ने सदा ही गलत रास्ते अपनाए हैं। और अगली पंक्ति पे आपका प्यार मिले, यमराज जी बोले मैं जानता हूं नेताजी ने सदा ही गलत रास्ते अपनाए हैं, पर वो क्या है ना, मरने से 10 दिन पहले नेताजी कुंभ में स्नान करके आए हैं। नेताजी मरने से पहले कुंभ में स्नान करके आए हैं। ये परिस्थितियां हो जाती है भाई साहब। राहुल गांधी के संग आज तक इतना बुरा कभी नहीं हुआ। आजकल मैं पेट्रोल भरवाने जाता हूं तो पेट्रोल पंप वाले कहते हैं भाई साहब राहुल गांधी चेक कर लो। हमारे बीच में हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी और इस संस्था के संरक्षक आपके बीच में हैं जी। आइए भाई साहब, आदरणीय प्रदीप बत्रा जी हमारे ना पहुंच रहे हैं। आइए आप जोरदार ताली से माननीय विधायक जी का स्वागत करें। आइए सर बैठ जाइए। बस बहुत अच्छे वक्त पे आए सर। आप यकीन मानिए आप इस वक्त देश के सबसे बड़े कवि को सुन रहे हैं। यकीन मानिए 5 फुट 11 इंच है सर, ज्यादा बड़ी बात वाली नहीं है। बस आइएगा सुनिएगा सर, बैठ जाइए प्लीज।
और जब पुरुषों के बीच में बैठ रहे हैं तो इतना सोच क्यों रहे थे आप? हाँ, एक तो कैमरामैन मुझे कभी समझ में नहीं आया भाई, समझ से बता दूं, कोई भी पुरुष इनके पास फोटो खिंचवाने चला जाए, जैसा बैठेगा बिल्कुल वैसे फोटो खींच देंगे, पर जैसे कोई महिला, कोई लड़की इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चल जाए, एक बार छूने के मारे यूं करने जरूर आएंगे उसे। मैं बतला रहा था बाबूजी, राहुल गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता? राहुल गांधी जी पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले पड़े थे, जबकि वक्त उनका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा था। तो भारत जोड़ो यात्रा में आंध्र प्रदेश चले गए। आंध्र प्रदेश में हिंदी किसी को समझ में नहीं आती, तो राहुल गांधी जी भीड़ में से निकल के स्टेज की तरफ आ रहे थे। यहीं कोने पे जो व्हाइट टी शर्ट में जैकेट में भाई साहब बैठे हुए हैं, ऐसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी। उसने राहुल गांधी जी को आते हुए देखा और राहुल खड़ी होके राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अगला तो उत्साहित रहता, स्टेज पे अगला बस बस, अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, भैया ये तुमसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हालात ही कुछ और चल रहे हैं, हमारे चाहने से बिगड़ ही नहीं रहा वहां पे कुछ, तो हम कितना भी कर लें उससे हमारी स्थिति तो बदलने से नहीं भाई साहब। तुम्बा का जवाब। हाँ, बेटा तो बेटा, माँ का बहुत बुरा हाल है। माँ एक जगह पे भाषण दे रही थी राहुल गांधी जी की, उन्होंने बोला कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। फिर भाषण लिखने वाला आगे आया, बोला मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद हैं। किसका क्या कर लोगे भाई साहब आप? मैं बतला रहा था, आजकल सबसे बड़ी परिस्थिति क्या हो गई है कि हमारे संग जो हालात बदले हैं वो कई मामलों में बदले, लेकिन अभी भी पीछे कुछ लोग हैं। मैं एक बात बोल देना चाहता हूं कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आहा न वहा, ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। बढ़िया बढ़िया विनोद। अब यहां से मैं एक दृश्य आपको देना चाहता हूं, नरेश यादव जी सुने। आपके यहाँ पे सर, ये आप जानते हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में आज भी ये प्रथा है, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। कौन कौन ये प्रथा जानता है? एक बार हाथ उठा दीजिए एक बार। हाँ, बस मेरी दुकान चल जाएगी भाई साहब। जिसको नहीं पता ये प्रथा सुन लीजिएगा, हमारे यहाँ पे आज भी ये प्रथा चलती है, जब लड़की की विदा हो रही होती है तो उसका मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक प्रथा है, रिचुअल है। अब यहां से सुनिएगा, ये प्रथा एक जगह पे और घट रही थी, समझ लीजिए रुड़की पे ही घट रही थी वो। बस दिक्कत ये थी कि उसका जो मामा उठा के लेके जाने वाला था, उस लड़की का वजन था 150 किलो। ना बाबूजी ना, आप तो ना ना ना, आप 120 123 के बीच में उलझ गए हो ना, 150 किलो तो ना हो पाया आपका। 150 किलो की महिला, उसकी विदाई होनी थी, और दिक्कत की सबसे बड़ी बात यह कि उसका कोई सगा मामा भी नहीं था। इसे कविता के क्षेत्र में प्रहसन विधि बोलते हैं। प्रहसन विधि मतलब नाट्य रूपांतर। मैं नाट्य रूपांतर आपके बीच में रख रहा हूं। अब मैं आपसे तालियों के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जहां आपको अच्छा लगे बजा दीजिएगा। लड़की की विदाई चले, लड़की का वजन 150 किलो, और दूसरी बात ये, लड़की का कोई सगा मामा नहीं है। लेकिन अपने इस समाज के जो आपका समर्पण है, यहाँ के 2 लोग बैठे हुए थे वहीं पे। समर्पण। हाँ, एक अपने शिवशंकर जी, भाई साहब एक बार खड़े हो जाएंगे। नहीं, आपको खड़ा भी होना है, ताली नहीं बजेगी। अब देख लीजिए भाई साहब इनको, ये यहां पे खड़े थे। और बाबूजी का नाम क्या है? ये बिल्कुल लास्ट कुर्सी पे है, संदीप जी। संदीप, पूरा नाम संदीप गोयल जी। और संदीप गोयल जी यहां पे खड़े थे। पहले मुझे बिल्कुल कोई क्लियर बतला दो, ये कोषाध्यक्ष के दूर दूर तक तो नहीं है कोई? नहीं, शशिकांत जी हैं वो पेमेंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं किसी और को बना लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। गरीब आदमी हूं, बड़ी दिल्ली से बड़ी दूर से आया हूं। संदीप जी, मैं आपको ही शिकार बना रहा हूं फिर। तो यहाँ पे अपने शिवशंकर जी खड़े थे, यहाँ पे अपने संदीप गोयल जी खड़े थे। लड़की के बाप को जैसे पंडित जी ने बोला, अरे भाई लड़की को लेके जाओ। अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो पहले शिवशंकर जी से बोला, बेटे शिवशंकर, बेटे उठा दियो, बस जरा थोड़ी सी दूर की बात है। तो शिवशंकर जी तो वो है जिसने उस लड़की को 35 किलो से 150 किलो होते हुए देखा। शिवशंकर जी तो वो हैं जिसने उस लड़की को रस्सी कूदते हुए और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा। जैसे इनसे बोला कि बेटा उठा दियो, तो ये बोले वो मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकूंगा तो पता। अच्छा कोई बात नहीं बेटे संदीप,
मैं अभी भी फिर कह रहा हूं, लास्ट पर पेमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। जितने शोर से आप बोल रहे हो, आप लगता नहीं आप दिलवा भी पाओगे। पेमेंट की चिंता ना करो, समर्पण हाँ नाम से ही समर्पित है। हाँ, अब इस लाइन के बाद पता चलेगा कितने समर्पित हो। संदीप जी यहाँ पे खड़े थे, संदीप जी से जैसे बोला, अरे बेटे संदीप, बेटे उठा दिया, तो संदीप जी 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। जैसे बोला संदीप उठे, संदीप मेरा तो 7वां महीना चल रहा है, तुम्हारा? अच्छा फंस गया विनोद, फंस गया तेरा। अच्छा, हो भी सकता है, आजकल तो कुछ भी हो रहा है भारत में, ये भी हो सकता होगा। तो बेटा आराम से चलिए और खट्टा कम खाया कर। अब यहाँ पे ये सब बातें चलिए, पीछे अपने जैन साहब, ये वाले जैन साहब, ये पीछे खड़े होकर सबसे कह रहे हैं, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो तो मुझे बताना। तो पीछे अपने प्रताप फौजदार जी भी खड़े थे, उन्होंने बोला, जैन साहब यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, आगे चले जाओ, काम ही काम। तो जैन साहब बोलते होते, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, कहते कहते लड़की के बाप के पास आ गए। और जैसे इन्होंने लड़की के बाप से बोला, भाई मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, अब काम तो इनका अंदर इंतजार कर रहा था। बोले जा छुटकी को लेके जा। तो देखो, जब तक जैन साहब ने छुटकी देखी नहीं थी, इनका बीपी कंट्रोल में था, इनका शरीर कांप नहीं रहा था, और इनकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने जैन साहब ने लड़की देखी, तो इनके शरीर में ये तीनों चीजें एक साथ हुई। कहाँ है अंकल जी? पीछे। क्या करना अंकल जी? उठाना है? अंकल जी इसको उठाने में तो मैं और छुटकी डायो, यह तो फुटकी है। बस हमने बोला, नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो जैन साहब ने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज है। पर अपने ये पाजी जो सामने बैठे हुए हैं, ये पगड़ी सामने आई भाई साहब, और इनको लगा कि जैन साहब उठा नहीं पा रहे। इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गए थे, जैन साहब लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गए थे कि लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो मम्मी कहती हुई वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला, जा लेकर करे, लेके आ मतलब जहां पे नरेश जी बैठे हुए यहां तक तो लेके आ गया था। कह रहा दोबारा से उठा, दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही। तो अब की बार अब की बार ये जो काली टी शर्ट में खड़े हैं भाई साहब, ये आए और इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अनिल कपूर की मेरी जंग का। ओ, आ, ओ, बढ़िया विनोद। इन्होंने गाया जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी उसकी आवाज, इन्होंने आगे गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखी उसकी आवाज, जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 50 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिसमें पहले से 150 किलो पड़ा था।
और हाथ रख के बड़ी बहन जो भ्याता बहन होती है वो शिक्षा देती है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। कमाल है, कमाल है। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई दिल के। वाह। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, भाई साहब इमोशनल मोमेंट। लड़की का बाप कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुन के तो उसका ही खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। बोला कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पर मेरी छाती पर फूल धरने वाले काम कर दिए। लाड़ लाड़ में क्या खिला दो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ो तो जैन जी की पत्नी खड़ी थी वहां पे। भाई साहब शादीशुदा तो है ना? हाँ, तो जैन जी की पत्नी खड़ी थी। हाँ ना अभी भाई साहब पब्लिक में बोला करके बात, और किसी गरीब की बेटी बिहारी आप बीच में बोल रहे, बताओ हैं? तो जैन साहब की पत्नी रोने लगी, कह रही आज नहीं बचेंगे ये तो गए। ऐसे में इनका धन गया। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? भाई साहब मुझे असली नाम नहीं पता, मैं तो कौशल्या ही बोलूं। कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये रुड़की वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। थोड़ा सा आगे तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ जैन साहब से भी 5 किलो कम, उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा। उसने जमीन पर लेट के जैन साहब के दोनों पैर पकड़ लिए और बोल रही मैं मर जाऊंगी, मन मत मेरी छोरी को मत ले जाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। जैन साहब बोले देख अगर यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो पंडित जी बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, इसे गेट तक लेकर पहुंच जाओगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दो। अब यह बिल्कुल गेट तक पहुंच गए, इनकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। जैन साहब बोले भाई मेरी सुपारी पारी ले रखी है के? अब दादी आई, दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादी ऐसे कह रहे भैया ये तो ओपरा सिंगर है। कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहा था सांस फूल रही है। कह रहा किसी की उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने एक गाना गाया जो हर विदाई पे कोई ना कोई बूढ़ी औरत गा रही होती है पीछे से, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। मगर दोस्तों एक गलती जो हमसे हुई और जिस गलती को हम सुधार सकते हैं वो गलती क्या है आप जानिएगा। हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा कोई बेटी जलाई नहीं जाएगी, किसी बेटी का बलात्कार नहीं होगा, हर बेटी अपनी स्वेच्छा से शिक्षा प्राप्त करेगी और इस देश का नाम रोशन करेगी। और जाने से पहले सिर्फ एक मुक्तक आप सबके नाम पे, आप देख रहे हैं विश्व में देश में जहां भी कहीं है अगर महिलाओं के प्रति हमारी एक सोच बदलेगी तो नजरिया बदलेगा, नजरिया बदलेगा तो सच में बदलाव आएगा। वो बदलाव क्या है? मैं पुरुषों से, सब छोटे छोटे बच्चों से, लड़कों से, सबसे कहता हूं बेटियों के लिए एक बात सुनना बस, कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। और अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत रास्ते पे।